नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 15 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। पॉइंट है 21 नंबर, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? 3री शताब्दी के अंत में। और पूछेगा कहां पे हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। जो कब से कब तक शासन किया? 240 से 280 तक, यानी 40 वर्षों तक यह शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच ने कब तक शासन किया? 280 से 320 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछेगा, किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। पूछेगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और यह कब गद्दी पर बैठा? 320 ईस्वी में। अब यहाँ पे लोग को कंफ्यूजन होते हैं, मौर्य वंश और गुप्त वंश के, जो गुप्त साम्राज्य है, इसमें दोनों में कंफ्यूजन रहता है। आज मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे पूछे जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट पूछेगा तब बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे इसमें मौर्य नहीं लगता है, इसमें प्रथम लगता है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला पॉइंट है, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। यहां से क्वेश्चन बनता है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब किया? 319 से 20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और एक और क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नोट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। पूछेगा क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विष्णु उपासक था। मतलब समुद्रगुप्त किसको पूजा करते थे? विष्णु की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। मतलब समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे,
और ऐसा अनुमान लगाया गया है, सिक्कों पर उसे वीणा बजा वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण लोग कहते हैं समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की धारण की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त टू। और चंद्रगुप्त टू कब राजगद्दी पर बैठा? 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। पूछा जाएगा, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया। साब चंद्रगुप्त द्वितीय की राज कवि था। जो साब कौन था? पूछेगा क्वेश्चन, साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या में प्रमुख केंद्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो थे, पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी क्या थे? विद्या के प्रमुख केंद्र, कह सकते हैं पढ़ने वाला केंद्र था। अनुश्रुति के कारण के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों एक मंडली निवास करती थी, जिसे 9 रत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, वारामिहिर और एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। अब यहाँ पे देखिएगा, जो विद्वान जो थे वो क्या क्या करते थे, हम बताते हैं थोड़ा डिटेल में। धन्वंतरी और छपनक जो थे फलित ज्योति के विद्वान थे। अमर सिंह क्या थे? और अमर सिंह जो थे कोशकार था। और शंकु क्या था? वास्तुकार था। बेताल भट्ट घटक पर ये क्या थे? वारामिहिर यानी खगोल वैज्ञानिक थे। और वरुचि जो थे, और वरुचि भी एक विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सिंधी विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मंतालंबी था। कौन था? मंतालंबी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव कौन था? वीरसेन शैव मंतालंबी, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। पूछा जाएगा, किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण कराया गया शिव की पूजा के लिए? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन या गोविंद गुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त वन या गोविंद गुप्त। और ये कब हुआ? 415 से 454 ईस्वी तक रहा।
कह सकते हैं। कुमारगुप्त प्रथम जो कब से कब तक रहे, 415 से 454 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था, जो कब बना? 455 से 467 तक रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौर राष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने किसको सौर राष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। पूछेगा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पूछा जाएगा, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भूति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन थे? विषयपति। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य क्या कहलाता था? महत्तर। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र के भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व
कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, अब आइए देखते हैं कौन कौन सा। प्रथम क्षेत्र क्या है? कृषि का क्षेत्र योग्य है, मतलब क्षेत्र जो था कृषि करने योग्य भूमि था। और वस्तु कैसा था? वास करने योग्य भूमि भी था। वास्तु जो था मतलब जगह कैसा था? वास्तु जो था वास करने योग्य भूमि था उस समय। और चारागाह भूमि, पशुओं की चारा योग्य भूमि थी। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। जो सील क्या थी? एक प्रकार की भूमि थी जो सील, जो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य भूमि नहीं थी, मतलब उसको जोत नहीं सकते थे। अपरहत, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपरहत जो बोलते थे गुप्त साम्राज्य में, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। आइए देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। मंदिर और कहाँ पे है स्थान? विष्णु मंदिर कहाँ पे है? विष्णु मंदिर तिरतवा सॉरी तिगवा, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहां से क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा बीच में खेद के लिए। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा, नगौदा मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों, शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा, यह जगह पूछता है अधिकतर, देखते हैं मध्य प्रदेश जैसे दे दिया होता है। पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ है? खोह, नागोद मध्य प्रदेश में है। पूछा जाएगा शिव मंदिर कहाँ पे है? ये भूमरा जगह में है। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ पे? एक और शिव मंदिर है, खोग में है। खोह में है जो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव कानपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ईंटों द्वारा निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य में जो था सिंचाई कैसे होता था? रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता? ज्येष्ठक। गुप्त काल के उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का कौन सा जगह था जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं का को अभिलेख में दिनार कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मतलब कौन सी मुद्रा जारी की? स्वर्ण मुद्रा जारी की। और इसकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में क्या कहा गया? दिनार। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। पूछा जाएगा जाति के रूप में
कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य की मांस चढ़ाते थे। देखिए दोस्तों, अजीब सी कांड है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को किस चीज की मांस चढ़ाते थे? मनुष्य की मांस। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती होने का अभिलेख है। पूछेगा क्वेश्चन, पहली बार सती प्रथा का प्रमाण कब मिला? 510 ईस्वी में। और किस अभिलेख में बोलेगा? एरन अभिलेख में मिलता है। अभिलेख के बारे में अधिकतर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गानिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्यों को कुटनी कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। वैसे तो आप लोग समझते ही होंगे। वृद्ध वेश्याओं को, मतलब बूढ़ी वेश्याओं को क्या कहते थे? कुटनी। कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। पूछेगा क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। विष्णु के वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो था, गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पूछेगा क्वेश्चन, वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 के उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। पूछा जाएगा गुफा संख्या 16 में क्या प्रशंसनीय है? मरणासन राजकुमारी का चित्र। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध का जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धत किए गए। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धत किए गए। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। पूछेगा अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। पूछेगा क्वेश्चन, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा किसकी गुफा है? बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट के बनाई गई। किस जिला में है? अभी धार जिला मध्य प्रदेश में अभी पड़ता है जो ये जगह है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को
संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पूछा जाएगा पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। क्या क्या? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, ऊपरी छाका रिक्तो। आर्यों ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर्यों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? आर्यभट्ट ने। और भारतीय पहला वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट था, भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए, भारत के लोग काफी कमाल थे, उस समय भी जानकारी थे। आर्यभट्ट ने बताया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने। और ये भारतीय वैज्ञानिक थे।